अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। 48 क्या बोल रहा है? कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक विकास के लिए, है ना। 48A क्या बोल रहा है? वन और वन्य जीवों संरक्षण के लिए बोल रहा है कि वन संपदा वन्य जीव संपदा, है ना, उनका संरक्षण भी राज्य का दायित्व रहेगा, राज्य की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्यों करना जरूरी है? क्यों करना जरूरी है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का शक्तियों का बंटवारा। न्यायपालिका, अरे इसमें न्यायपालिका नहीं की बात है, यहाँ पर न्यायपालिका जुडिशरी की बात बात नहीं हो रही एग्जैक्टली। यहाँ पर न्यायिक शक्तियों की बात हो रही है, न्याय देने की शक्तियों की बात हो रही है। किया है ना एक बार 1973 में किया गया था। आज वो ना किसी अच्छी कुर्सी पे सुप्रीम कोर्ट की जगह जाकर प्रेसिडेंट बैठाता है या मिनिस्टर बैठाता है। प्रशासनिक इकाइयों में जो न्यायिक शक्तियां हैं, परोक्ष रूप से IAS ऑफिसर, सिविल सर्वेंट उसे कम उपयोग करें या ना उपयोग करें। मेरी बात सुनने कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस वजह से आर्टिकल 50 दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया है ना, शक्तियों का बंटवारा, जो कि मूल ढांचे का भाग है। हमारा मूल ढांचा भी क्या बोलता है कि जो अलग अलग अंग है सरकार के, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, सबका काम अलग अलग हो। क्योंकि अलग अलग काम नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा क्या हो जाएगा अलग अलग काम नहीं होगा तो? हाँ, बवाल हो जाएगा। तुम यहाँ के लिए क्या हो? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो। अपने घर वालों के लिए क्या हो? अपने घर वालों के बच्चे हो। मेरी बात है, अपने पड़ोसी के लिए क्या हो? पड़ोसी हो। अपने दोस्तों के लिए क्या हो? दोस्त हो, है ना। तो अपने दोस्तों के लिए तुम मित्रगण, तुम ही हो, मित्रगण का निर्वाह कर रहे हो, या छात्र धर्म का निर्वाह कर रहे हो, है ना। घर पे बेटी धर्म का निर्वाह कर रहे हो। मेरी बात सुनाई। और पड़ोस में पड़ोसी धर्म का निर्वाह कर रहे हो, सारा पूरा स्कूल पे रहे हो। समझ आ रहा है? अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो ना। तो क्या एक ही आदमी अलग अलग रोल प्ले कर सकता है? करते रहो। तो क्यों नहीं ये अलग अलग क्यों हो गया? एक ही आदमी तो अलग अलग प्ले कर सकता है, तुम खुद कर रहे हो। तो फिर जज को क्यों मना कर रहे हो? और आगे से क्यों मना कर रहे हो? तुम तो चार जगह रोल प्ले कर रहे हो। हाँ बताओ डरो मत करो। क्यों? और एक अफवाह दूसरे पर प्रभाव पड़ ही गया। हमने खुद ही सारा काम अपने बात के लिए प्रभाव बताओ, है ना। सारा काम खुद ही ले लिया। जब बोल रहा है आज से मैं बन गया IAS बोल रहा है आज से मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? सारा काम दूसरे का कर रहे हैं लोग। क्या अंतर पड़ जाएगा? क्या अंतर पड़ जाएगा? इसे जानने के लिए हम एक लोक प्रचलित कथा में दोबारा से जा रहे हैं। समझ रहे? इनका नाम सुना है? इन्होंने क्या बनवाया? ताजमहल बहुत पहले से, है ना। ऐसे और भी बिल्डिंग बनवाई, ताजमहल बनवाया ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। किसके लिए बनवाया? मुमताज महल के लिए, उन्हीं के नाम पर बना। मुमताज तो ताज, समझ आ रहा है? तो मुमताज महल के नाम पर ताजमहल बनवाया गया। इतनी बात समझ। इन्होंने बनवाने से पहले क्या बोला कि जो भी मजदूर बनाएगा उसे हम बोरे भर के क्या देंगे? अच्छा पहले बोल देगा तो कोई करेगा? पहले बोल देंगे हाथ काट देंगे, कोई काम करने नहीं आएगा। अरे पहले पता चल जाएगा कि IAS की गोली लग जाती है तो तुम लोग तैयारी करोगे? नहीं करोगे ना। चलो गुड, सुनो मेरी बात। अरे पैसा है तो सब कुछ मुमकिन है। तो बुलेट प्रूफ पहन के जाएंगे, है कि नहीं? है ना। चलो क्या मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बनवाया। इन्होंने बोला क्या कि जो भी बनाएगा उसे देंगे बोरे भर अशर्फियां, सोने में तोड़ देंगे, ये देंगे वो देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे। इधर नहीं बोला, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये देंगे वो देंगे, ऐसी बाबा की बातें बोली। और मजदूर खुश हो गए, ठेकेदार खुश है ना। वो अपनी पूरी जान पूरा दिमाग लगाकर, पूरा एकदम कला सब कुछ दिमाग लगाकर
सारा ऑन हर चीज लगाकर ताजमहल बना रहा है। बनने में 20 साल लगे, बन के कंप्लीट हुआ, 18-20 साल जो भी लगे, ठीक है, बन के कंप्लीट हुआ। जब बन गया तो कह रहे हैं वाह ताज हुआ। लेकिन अब बेटा तुम किसी और के लिए समझ आ रहे हैं कैसे होते हैं घर वाले, अगर तुम पागल है सपोज 90%, तो घर वाले तो बोलते बेटा इससे थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो 91 पर आते। अगर तुम पागल 91 तो घर वाले कहेंगे थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो 95 पर आते। समझा? फिर क्या घर वाले बोलेंगे इतना पाओगे और मेहनत कर लेते। जब यूपीएससी को लगे तो बोलते बेटा थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, रैंक 1 आ रहा था और इंडिया में नाम हो रहा था। समझा? पीसीएससी वाले को तो बोलेंगे थोड़ी सी मेहनत कर लेते, यूपीएससी भी निकाल लेते। समझ आ रहा है? अरे बोलो तो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। ताजमहल ने बोला कि यार बनाया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन अब यही लोग अगर किसी और के पास चले जाए बनाने तो हो सकता है इससे अच्छी बिल्डिंग बना दे। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इन लोगों के साथ क्या करना है, इनका हाथ काट देना चाहिए, है ना? ऐसा डिसीजन दिया। बोला क्या था, अशर्फिया देंगे। अब क्या करने जा रहा है, हाथ काटने जा रहा है। समझ नहीं बात? अब लोग भाग कर किसके पास पहुंचेंगे, न्यायपालिका के पास, जज के पास कि हमें बचाओ, कानून में तो लिखा है कि जो बनाएगा उसे क्या मिलेगा। अपने कहानी सुना रहा है समझने के लिए, है ना? जो कानून में क्या लिखा है इसमें बताने का बोला था, लॉ में क्या लिखा है कि जो बनाएगा उसे हम अशर्फिया देंगे। लेकिन अब तक करने जा रहा है हमें हाथ काटने जा रहा है। तो जज साहब बचाओ, जज साहब बचाओ, ऐसे करके जज का दरवाजा खटखटाया, जज ने दरवाजा खोला, सामने कौन खड़ा है, शाहजहां। क्योंकि जो लॉ को लिखने वाला है, लॉ को क्रियान्वयन में लाने वाला है, कार्यान्वित करने वाला है, और उस लॉ के आधार पर जज डिसीजन देने वाला है, जजमेंट देने वाला है, निर्णय देने वाला है, वो तीनों एक ही आदमी है। कौन है, शाहजहां। तो क्या शाहजहां की कोर्ट में शाहजहां के खिलाफ लड़ाई लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। चलो समझ आ रहे, चलो शाहजहां की कोर्ट में तो शाहजहां के खिलाफ लड़ाई लड़ पाओगे, समझ आ रहे। तो ये परेशानी हो जाएगी। इसीलिए क्या जरूरी है कि शक्तियों का केंद्र ना हो। मेरी बात समझ? अगर शक्तियों का केंद्र रहेगा तो ऐसे में स्टेट यानी कि राज्य यानी कि सरकार इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आप उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? आप अपनी बात कह नहीं पाओगे, राज्य कुछ भी करेगा। संविधान है क्या, संविधान एक तरह की शील्ड है। हमारे शील्ड समझते हो ना, एक डिफेंस, एक शील्ड है जिससे आप राज्य के अतिक्रमण से इसके अलावा राज्य के अत्याचारों से खुद को बचा सकते हो। अगर सरकार कोई अत्यंत शक्तिशाली हो जाए, आपके मौलिक अधिकारों को छीन रही हो, आपके लिए कानून नहीं बना रही हो, तो आप संविधान को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आई? इसलिए संविधान में लिख दिया गया पहले से ही कि कहीं ये शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो जाए, कहीं एक ही आदमी के पास सारी शक्तियां केंद्रीकृत ना हो जाए। इससे बचने के लिए क्या जरूरी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कैसे लिख दिया गया है कि राज्य को कोशिश करनी चाहिए, समझा? क्या कोशिश करनी चाहिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका या कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां अलग अलग है ना, उनका पृथकीकरण है। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है, अनुच्छेद 50। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा आर्टिकल लिखवाना है तुम्हें, बताया तुम्हें? अरे देखो पहले तो ऐसे नहीं करना पड़ता है, बड़ा खराब लग रहा है। अनुच्छेद 45, 44 किस बारे में, समान नागरिक संहिता। 45 किस बारे में है, बच्चों के लिए। क्या बच्चों के लिए, 6 साल से कम बच्चों के लिए एजुकेशन, देख रेख। अब सोच समझ के बताओ, क्या ये सारे आर्टिकल, भाई क्या खेल हो रहा है, गया आया, चलो। क्या ये सारे अनुच्छेद, अरे ठीक समझ में आ रहा है मुझे भाई, क्या ये सारे आर्टिकल्स है ना किस तरह की भावना को दिखाते हैं, राज्य की, वेरी गुड, सामाजिक कल्याण की भावना को दिखाते हैं या उदारवादी भावना को दिखाते हैं। ये सारी चीजें पढ़ो। ऐसा लग रहा है कि राज्य को क्यों बनाने की कोशिश हो रही है, उदारवादी बनाने की कोशिश हो रही है ना। क्या बात क्लियर है? तो जहां पर उदारवाद की बात है, समझ आ रहा है,
अगर राज्य ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे गाइडलाइंस है, ऐसे मूलभूत कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनके बेसिस पर राज्य ऐसे नियम कानून बनाना चाह रहा है ना, जिससे उसकी उदारवादिता प्रदर्शित हो, तो उसके लिए ये सब दिया हुआ। या राज्य दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम ये सारे लॉज बना सकते हैं, तो वो अपनी गाइडलाइंस, अपने निर्देश कहां से लेगा, इस भाग से लेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसी तरह से हमने देखा कि डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो भाग 4 में दिए हुए हैं, कई प्रकार के सिद्धांत दिए हुए है ना, या ये बोल सकते हो कि जो भी आर्टिकल, जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, वो कई प्रकार की सिद्धांतों से अपनी प्रेरणा लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो आर्टिकल्स है, ये जो अनुच्छेद है, ये अपनी प्रेरणा ले रहा है उदारवादी सिद्धांत से, समझे, बौद्धिक उदारवादी सिद्धांतों से ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक इसी तरह से कुछ आर्टिकल्स में हम देखेंगे जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित, जो गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। फॉर एग्जाम्पल किस आर्टिकल में लिखा है कि ग्राम स्वराज की स्थापना होगी? आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना? आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 43 में। हाँ बताओ, कैसे बोला करो, हाथ तक बताओ। अनुच्छेद 43 क्या लिखा हुआ? इतना छोटा सा आर्टिकल नहीं याद रहेगा, एक बार कैसे काम चलेगा? अंतर बनाया हुआ है। हाँ क्या दिया हुआ है 43 में? अरे बताओ तो, कुछ तो बोलो, एक बात नहीं बोल रहे। जीवन निर्वाह के न्यूनतम मजदूरी, यानी सबके पास कुछ ना कुछ आय होती रहे। समझ आ रहा है? किसमें दिया है? 43 में दिया हुआ है। रिवाइज करो वरना सब भूल जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, ये तो केवल साथी 8-10-15 है। ठीक है, रटो उसे, कुछ तरीके बनाओ रखने के। ठीक है, तो 43 में क्या दिया हुआ है? न्यूनतम मजदूरी के लिए। भाई गांधी कैसे दे? वो मजदूरों के बारे में बात कर रहे थे, किसानों के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी कुछ आय के लिए कुछ अच्छे साधन होने चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं गांधीवादी विचार रहा है कितने में। समझ आ रहा है? 48A में क्या लिखा हुआ है? वन जीवन पर्यावरण। समझ आ रहा है? इसके अलावा गो हत्या वाला किसने दिया हुआ है कि हत्या नहीं होनी चाहिए? 48 में, 48 में, तो 48 वाला भी, ये सब गांधीवादी विचार है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्हें कई बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये जो विचार सिद्धांत आए हैं, उनकी प्रेरणा मुख्यतः बौद्धिक उदारवादी या गांधीवादी या कुछ की समाजवादी धारणा से प्रेरित है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ नोट करना स्टार्ट करो, लिखो, जल्दी लिखोगे, लिखो। हालांकि संविधान में तुम लोग नोट्स बनाने में भी जगह वो रखते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे। आर्टिकल क्यों नहीं याद है? आर्टिकल आज से याद होना चाहिए तुम लोग को, जो मैंने बोला था याद करने के लिए। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर टीचर आपकी जगह थोड़ा ना पढ़ेगा। लिखो, अनुच्छेद क्या लिखा? हालांकि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है, अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है, फिर भी उनकी प्रेरणा मुख्यतः 3 मूल्यों में या 3 सिद्धांतों में, 3 मूल्यों या सिद्धांतों में निर्दिष्ट होती है, यानी दिखती है, ऐसे लिखिए, दिखती है, निर्दिष्ट या दिखती है, पहले तो नोट करोगे समाजवादी सिद्धांत। क्या होता है समाजवाद?
क्या होता है समाजवादी पार्टी? में बोल दे रहा हूँ, बताओ। समाज के वर्ग और निम्न वर्ग या मध्य वर्ग को समान समाजवादी। ठीक है, एक समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? जिसमें समाज के सभी वर्गों को, है ना, बिना भेदभाव के, बिना वर्गीकरण के उन्हें समान प्रयास या समान अवसर मिले। मेरी बात समझ? जहां पर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि समाज में सब बराबरी से आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी धारणा को बोलते हैं समाजवादी धारणा, समाजवादी व्यवस्था, है ना। जिसमें मुख्य धारणा ये रहती है कि जो भी समाज में पिछड़ गए हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी अन्य जाति या लिंग के लोग हैं जो पिछड़ रहे हो, किसी भी नाम में पिछड़ रहे हो, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सिंपल भाषा में मैंने बताया, सिंपल चीजें बताई अभी, बहुत डीप में नहीं जा रहे। तो ये समाजवादी विचारधारा होती है। क्या समाजवादी विचारधारा हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है, डीपीएसपी में देखने को मिलती है? कौन से आर्टिकल में? कुछ तो बताओ, खुद से दिमाग लगाओ, केवल रट के नहीं जाना है मेरी क्लास में, बताओ। हाँ, आर्टिकल 37 में क्या मिलता है? सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, बताओ। और बताओ, उसमें तो कोई बात लिखी हुई नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या लिखा है, याद है? अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है? कल्याणकारी राज्य की बात आर्टिकल 38 में लिखी हुई है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब ही क्या होता है? समाज के सब वर्गों को बराबरी कर लाना, सबके लिए काम करना। ये चेक करना कोई पीछे तो नहीं छूट रहा है। सामाजिक न्याय के लिए काम करना, आर्थिक न्याय के लिए काम करना, यही तो मतलब होता है कल्याणकारी राज्य का। तो कल्याणकारी राज्य के लिए जो आर्टिकल लिखा हुआ है, यानी कौन सा आर्टिकल? 38, वो किस विचारधारा से पेश है? समाजवादी। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट नोट करो, 38 के बाद आर्टिकल 39 क्या लिखा हुआ है? कुछ याद नहीं है, सब भूल गए। 39 ए में है ना, समान करके समान वेतन, और कुछ याद है? ABCDE तक है ना, बताओ। निःशुल्क सहायता 39A में है, 39A में। चलो, और ये भी है वैसे, बताओ। और 39 में क्या याद क्यों नहीं है? याद करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो बिना याद क्यों नहीं होगा? केवल कॉपी में लिखने से नहीं हो जाता है, याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा सर, ठीक है। 39 में क्या है? मूल रूप से क्या है कि लोगों को समान आर्थिक सहायता मिले, एक तरह का वेतन मिले, है ना, लोग पिछड़े नहीं। तो वो भी कहां से भावना आ रही? समाजवादी भावना। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके अलावा 39A में क्या है? विधिक सहायता। जो लोग अपनी खुद की विधिक पैरवी नहीं कर सकते हैं, उन्हें राज्य सुनिश्चित करेगा कि उन्हें विधिक सहायता दी जाए, उन्हें एडवोकेट का पैसा मिले। क्या मेरा क्लियर है? तो 39A किस बारे में? अगेन समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी धारणा को लेकर चल रहा है, ठीक है। आगे बात करो। 41 आर्टिकल 41 किस बारे में है? कुछ नहीं याद है, दोनों तक याद करके आना, सुनोगे। अनुच्छेद 41 किस बारे में है? हाँ, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने के अंदर, किस दशाओं में, किन दशाओं में? पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़ रहे हैं, कौन से लोग हैं? हाँ, वेरी गुड, है ना। किसी भी तरह से पिछड़ रहे लोग हैं, जिनकी आयु अधिक हो गई है, या विकलांग है, या किसी तरह की निःशक्तता है, उन्हें समझ आ रहा है, उन्हें बराबरी पे खड़ा करना है। मेरी बात सुनिए, कहाँ लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में? 41 में, ठीक है। तो अगेन किस बारे में है? समाजवादी धारणा की, ठीक है। 42 नोट करो, आर्टिकल 42 किस बारे में है? काम, जो लोग काम करते हैं, है ना, जो लोग किसी फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उनके लिए वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं पर धुआं हो रहा है, वहां पर सांप बताया ना, आर्टिकल 42। तो उनके लिए वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, उनके लिए जस्टिफाइबल वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में काम नहीं ले रहे हैं कि वो काम ही ना कर सके, और आप काम लिए जा रहे हो, 12-12 घंटे 18-18 घंटे से काम करा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज कहां पर रही है? अनुच्छेद 42 कौन सी धारणा से प्रेरित है? समाजवादी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला नोट करो, 42 के बाद 43A 43A किस बारे में है? 43A किस बारे में है? तो मुझे भी याद है, बताओ।
43 किस बारे में? हाँ, प्रबंधन में, किसी कंपनी के प्रबंधन में कर्मकारों की संख्या हो, कर्मचारियों की संख्या हो। ऐसा ना हो कि प्रबंधन में केवल किसी एक ही फैमिली के लोग बैठे हो। ये किसने दिया हुआ है? अनुच्छेद 43। 1 मिनट 5 मिनट के टाइम में से रिवाइज करें इधर खटाक से जो अनुच्छेद लिखवाए थे, है ना। कम से कम मेन तो याद रखो कि किसमें किस बारे में है, वरना मैच द फॉलोइंग कर ही नहीं पाओगे फिर, या ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कम से कम मेन तो याद रखो कि किस बारे में है, ठीक है। भाषा से कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या? ज्यादा हिंदी लिखवा दिए। हाँ, एक बार रिवाइज करो, फिर बेकार है क्या करना, तुरंत रिवाइज करो, क्योंकि आज इसकी रेसिपी से क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। याद हुआ कुछ? याद करो, बोला था याद करके आने के लिए। सुनिए अभी। हाँ, इसकी हाँ, इसमें कहाँ आ गए? कैसे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप समझ रहे हो। एआई आ जाएगा तो क्या? अच्छा ये बताओ, क्या मशीनें आ गई तो क्या आप लोग फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिए? नहीं, वो अपडेट हो गए, उन्होंने फैक्ट्री के काम चीजों को चलाना सीख लिया। समझ आ रहा है? अब बस वो हाथ से काम नहीं कर रहे, बहुत सारा काम जो है वो बटन दबा के कर रहे हैं। मेरी बात समझ? तो चाहे कितने भी उदाहरण हो, चाहे कितने भी उदाहरण हो, आप समझो लोकतांत्रिक सरकार है ना, एआई वोट नहीं दे सकता ना। एआई वोट देगा हमारी जगह मोदी जी को, तो फिर सरकार किसकी बात सुनेगी? एआई की, हमारी। बस बात खत्म। आपकी नौकरी रहेगी, सुरक्षित नौकरी रहेगी, आप परेशान ना हो। तो एआई आ जाएगा, फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, ये सब नहीं होगा। आपके पास तो वोट करने का अधिकार है, तब तक आप भूखे नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आप भूखे रहोगे तो आप वोट नहीं, गलत आदमी करोगे, दूसरे आदमी करोगे, समझा। वो आदमी हमको खाना प्रॉमिस करेगा, समझा। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है कि आपको परेशानी ना हो। कल को एआई सारी जॉब ले गया, समझा, तो हम लोग फिर ऐसी गवर्नमेंट को वोट करेंगे? नहीं करेंगे, हम लोग किसी और गवर्नमेंट को जाएंगे। इसीलिए तो पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना। मेरी बात में एआई चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, चाहे मशीनें कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, वो डिप्लोमेसी को, समझ रहे हो ना, वो पॉलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। मेरी बात, आपके पास लोकतांत्रिक शक्तियां है, सरकार चुनने की शक्ति है, वोट डालने की शक्ति है, चुनाव में खड़े जीतती है, समझा। तो इसी वजह से सरकार पे हमेशा दबाव रहेगा कि आपको जॉब दी जाए, समझा। अरे बोलो, सरकार पे दबाव रहेगा ना, और नहीं दबाव बनेगा तो फिर है एक जगह जहां जा सकते दबाव बनाने, है ना, जंतर मंतर। बात समझ नहीं आई? चलो आइडिया से याद कर लिया, चलो आगे बढ़े। गाड़ीवादी अवधारणा। अब देखो, गाड़ीवादी अवधारणा पे कौन कौन चीजें वो है, कौन कौन सी बीपीएससी इस पर बेस्ड है? हाँ, वेरी गुड। आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। क्यों? क्योंकि वो ग्राम स्वराज, ग्राम की बात करता है। गांधी जी ने बात की थी ग्राम स्वराज कि छोटे छोटे गांव जो है वो स्वायत्त इकाइयों की तरह काम करे, है ना। उन पर किसी का कंट्रोल, उन पर किसी का इंफ्लुएंस यानी प्रभाव ना हो, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। वो ज्यादा से ज्यादा कार्य खुद पे कर ले, वो ज्यादा, उनकी निर्भरता कम हो, है ना। उनकी शहरों पर, उनकी इस तरह की बड़ी इकाइयों पर निर्भरता कम हो, वो अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन ढूंढने में अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए आर्टिकल 40 लिखा हुआ है। और गांधीवादी से आर्टिकल 43 नोट करो, आर्टिकल 43। इसके अलावा और आर्टिकल 43 बी, वेरी गुड। आर्टिकल 43 बी किस बारे में बात करता है? सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। सहकारी समितियां क्या है, कहां से आ रही है, कहां से बन रही है? गांव से, शहरों से? गांव से मुख्यतः, कि गांव के लोग बेटा सपोज उनके पास बहुत पूंजी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी पूंजी को कलेक्ट करें, अपनी क्षमताओं को कलेक्ट करें, अपनी कुशलता को कलेक्ट करें। किसी के पास खेत है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास टेक्निकल स्किल है, तीनों चीज मिले, समझ। और एक ऐसी कंपनी का निर्माण करें जो आसपास के क्षेत्र में
कोई सामान या कोई चीज दे, मेरी बात सुनो, बना के दे और उससे अच्छा व्यापार करे और सबका फायदा हो, उस चीज की आपूर्ति भी खत्म, मतलब उस चीज की आपूर्ति भी होती रहे और साथ ही साथ लोग को व्यवसाय मिलता रहे, जॉब भी मिलती रहे, प्रॉफिट भी हो। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सहकारी समितियों की अवधारणा भी गांधी जी ने दी थी, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट नोट करोगे 40, 43, 43 बी के बाद और क्या, और किस चीज के बारे में गांधी जी ने बोला हुआ है? आर्टिकल 46 किस बारे में है? वेरी गुड, है ना? इसका मतलब समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिए राज्य कोई कानून प्रावधान बनाएगा। कहां पर आदेश लिखा हुआ है? बीपीएसपी में आर्टिकल 46 में। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बताओ एक और 47 किस बारे में है? वेरी गुड, आर्टिकल 47 किस बारे में है? पोषाहार के बारे में मैं प्रश्न डालू, है ना? कि सब में, ऐसा नहीं केवल कुछ लोग में, पोषित करने वाला आहार, है ना, जिससे लोगों के अंदर पोषण बढ़े, जिससे लोगों के अंदर कोई कमी ना रह जाए, लोग बीमारियों के उसमें चंग में फंस जाए, ठीक है? साथ में एक और बात दी हुई है 47 में, और क्या दिया हुआ है? वो नहीं बोलोगे तुम लोग। अरे एक मेन चीज के लिए फेमस है वो, हाँ, शराबबंदी के लिए, इसी में बोलो, शराबबंदी के लिए, समझा? हानिकारक पदार्थ, मादक पदार्थ, ताकि राज्य ऐसे प्रावधान बनाए जिससे हानिकारक पदार्थों का क्रय विक्रय न हो, ठीक है? शराबबंदी की जाए, राज्य का कोशिश करें। देखो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि लोग इस तरह के मादक पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उसकी बंदी के लिए दिया हो 47। 48 बताओ मुझे। कृषि और पशुपालन के लिए दिया हुआ है कि राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से और विकसित किया जाए, उनका समग्र विकास किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कहां से आ रही है? गांधी जी की अवधारणा जो हमें बीपीएससी में लिखती है, कैसा भारत होना चाहिए था, और कुछ हमने अपने लक्ष्यों को वहीं से लिया हुआ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा डालेंगे बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत। बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। गांधी जी के बारे में क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि दोबारा से भारत को बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, गांव में किस तरह के बदलाव चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, किसी पे फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्री पे करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे करना चाहिए, है ना? तो उनका माना था एग्रीकल्चर ज्यादा फोकस किए, पशुपालन पे फोकस करो, गांव की चीजों को बढ़ाओ। तो उस हिसाब से उनके सिद्धांत यहाँ पर लिखे हुए हैं। समझ में आ गया? उसी हिसाब से चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है। बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत में क्या क्या हो जाएगा बताओ? बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत, उदारवाद किसी देश को पिछड़ा बनाता है या आधुनिक बनाता है? आधुनिक विचारधारा है। समझ आ रहा है? किसी राज्य को आधुनिक राज्य में बनाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उदारवादी सिद्धांतों का आजकल पूरी दुनिया में उपयोग होता है। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बौद्धिक और उदारवादी सिद्धांत में लिखोगे पहला आर्टिकल कौन कौन से दिए हुए? आर्टिकल 44 एकल नागरिक संहिता, है ना? आर्टिकल 44, है ना? सब लोग राज्य के लिए बराबर है, राज्य एक ही तरह के कानून बनाकर सब, है ना? सबके लिए क्या करेगा? सबके लिए कानूनों का समतलीकरण करेगा। मेरी बात समझ? राज्य एक ही तरह के कानून बनाएगा तो उसके लिए नागरिक जो है वो एक ही तरह के, क्या मतलब ये उनके बीच में कोई अंतर जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं है ना? आप किसी भी लिंग के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा को, कोई बोली बोलते हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रेस के हो, जब एक बार एक ही तरह के कानून बन गए तो आप उसी तरह के कानून को फॉलो करोगे। आपके लिए कोई स्पेशल चीजें नहीं मिलेंगी, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको विशेष उपचार नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। और कौन सा हो गया? आर्टिकल 45 नोट करो। अनुच्छेद 45 किस बारे का काम है? शिक्षा के लिए, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है। आर्टिकल 46 नोट करो, 48 नोट करो। 48 किस लिए? आर्टिकल 48 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आर्टिकल 48
उदारवादी भी है। जब वैज्ञानिक विचारधारा की बात हो गई ना, तो वैज्ञानिक विचारधारा किस बारे में? आधुनिकता के बारे में, उदारवाद के बारे में। मेरी बात में ट्रेडिशनल तरीके छोड़ देना, पुराने जो हम तरीके इस्तेमाल करते थे कृषि करने के, उससे खाद्यान्न बहुत ज्यादा उत्पन्न नहीं हो रहा था, जिसके ऊपर मैंने छोड़ दिया है ना, वैज्ञानिक विचारधारा लाए। तो वो सब चीजें किसमें है? उदारवाद के सिद्धांत में, बौद्धिक उदारवाद। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो 48 में ऐसा दिया हुआ है। इसके अलावा 48A में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण का संरक्षण, वन्य वन्य जीवों का संरक्षण 48A में दिया हुआ है। तो ये भी इसकी कैसी धारणा लग रही है? क्या आखेट करने के लिए बोल रहा है? क्या शिकार करने के लिए बोल रहा है? नहीं, उनको संरक्षण के लिए बोल रहा है। तो कैसी धारणा है? उदारवादी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला लिखोगे 48A हो गया। 49, 50, 51 करवा दिया था 49, 50 और 51 जल्दी जल्दी बता दो, खत्म करेंगे। ऐतिहासिक संस्मरण और कलात्मक संस्मरणों का या ऐसे भवनों का क्या, या ऐसी संपदाओं का संरक्षण। संपदा संरक्षण शॉर्ट में, भौतिक संपदाओं का संरक्षण। खुद का करेंगे ना, एक राज्य में बहुत सारी चीजें बनती है ना, वो संरक्षित रहेंगी, तभी राज्य ग्रो करेगा, तभी लोग आएंगे। उदारवादी मांग सकता है। ऐसा नहीं कि एक राज्य के लोग आए या एक गवर्नमेंट बनी तो पिछली गवर्नमेंट ने जो बनाया सब उखाड़ के फेंक दिया, समझ? पुरानी नदी पार्क में बदल दे, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं करती। समझ आ रहा है? हर एक चीज बनी हुई है तो उसे संरक्षित करेगी। बहुत सिंपल सी बात। उसके संरक्षण की जिम्मेदारी है किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। समझ आ रहा है? चलो बताओ 50वां आसान है। हाँ, अब याद हो गया। चलो गुड। कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या पृथक है? दोनों पुरुष में अंतर। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 लोग कुछ ने बना के याद कर सकते। 50 तो आसान है, 50 से आगे 50-50 ऐसे में 51 रुपए देती थी नानी, बोली थी ना नानी या दादी, 51 रुपए जाने में दे, तुम शांति से रहो, है ना, उत्पाद ना मचाओ। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, है ना, वहां पर शांति रहे। आर्टिकल 51 समझ आई मेरी बात? अरे बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे याद करो तो जरूर इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। याद रहेगा ये कैसे कैसे क्लासिफाइड है, याद रहेगा वर्गीकृत उसका, वर्गीकरण उसका। चलो तब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं बदलाएगा, क्यों ऐसा हो जाता है ये? तुम लोग अच्छा वाला क्यों छोड़ा हो यार? पहले वाले में सब नहीं करना पड़ता था। आंदोलन नहीं करो, अपनी संख्या बढ़ाओ, अपने आप आंदोलन। अभी बीजी मान लो, मैंने ऐसे दिखा दिया, मतलब को क्या बना दिया है, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं पाते ना क्या बना हुआ, इसीलिए ऐसे ये तो समझ पा रहे हो ना। मैं पेड़ बहुत अच्छा बनाता हूँ, है ना, पेड़ से कुछ बनाता हूँ, पेड़ चिड़िया बना रही हूँ। चलो ठीक है, अरे चलो बस अब चुप हो जाए। चलो अब जो भी समझ लो, हम मुख्य बात पर आ रहे हैं जो आज हमारा टॉपिक है ना। टॉपिक क्या है? एफआर और डीपीएसपी, यानी कि एक कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार करता है और कई बार अलग तरह से पूछता है। हर दूसरे साल मेंस में क्वेश्चन आता है और लगभग हर एक साल एक या दो क्वेश्चन एफआर और डीपीएसपी के कंपैरिजन से आते हैं, यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति सिद्धांत में कौन से जरूरी है, कौन से कम जरूरी है, किसकी क्या वैल्यू है, किसकी क्या कम वैल्यू है, किसकी ज्यादा वैल्यू है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कई बार आता है। अब देखो बताओ, जल्दी से बताओ, एक पेड़ है और एक बीज है। कुछ लोग हो सकता है पेड़ को काट दें, लेकिन पेड़ बड़ा हो गया, आपको दिख रहा है पेड़ बड़ा है। मेरी बात सुन, हो सकता है इसमें कभी आक्रमण हो जाए, हो सकता नहीं हो, कुछ पता नहीं है। मेरी बात सुन, अब आप हो या आपके पास मेरे सपोज एक आदमी है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, एक दिन में वो एक ही जगह जा सकता है,
एक दिन में वो एक ही जगह रह सकता है, तो वो एक महीने में या एक हफ्ते में ही ज्यादा बार किधर जाएगा, इधर या उधर? सत्ती वाली पेड़ वाली तरफ आ जाओ, और डीजल का भी जाएगा। अभी डीजल लगा है, अभी बड़ा तो हुआ ही नहीं है, डीजल लगा हुआ है। अभी बस एक जगह बीजा हमने डाल दिया, गुठली आम वाली खा के करना आ रहा है। चलो, वो पेड़ है इस पर डाल भी हो सकता है, मेरी बात सुनाई, उसे कोई काट ला सकता है, ऐसा भी सकता है। लेकिन ये बताओ सोच कर, पेड़ तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, पेड़ कटेगा तो एक बार में कटेगा नहीं, आवाज शोर भी कुछ होगा, आदमी चेक कर सकता है उसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेड़ काटना भी आसान काम नहीं है ना, क्योंकि एक बार ग्रो हो चुका है ना, पेड़ बड़ा हो चुका है, तब उसे क्या आदमी काट सकता है आराम से? एक बार में तो नहीं काट सकते, मुश्किल होगी। मेरी बात सुनाई। जबकि ये बीज, अभी इसे किसकी जरूरत है? हाँ ये बताओ, पानी की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, क्यारी बनाने की जरूरत है, समझ आ रहे? जंगली जानवरों की सुरक्षा की जरूरत है। आगे बता दो, समझ आ रहे? अरे बोलो, ठीक है। तो अब सोच के बताओ, एक आदमी ज्यादा मेहनत ज्यादा बार किस ओर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, बीच की ओर जाएगा। समझ आ रहे? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे जो चीज पहले से ग्रो कर गई है, जिसके अब अगर कोई आए कोई अटैक करेगा तो हम चले जाएंगे, अगर कोई अटैक नहीं कर रहा तो हम क्यों जाएंगे हमारा देखने, है ना? हमारा जाए ध्यान किधर रहेगा? बीच की ओर। बस यही है, बस खत्म हो गया चैप्टर। बस यही था डीपीएससी और यही था एफआर। बिल्कुल आराम से बच्चे देख लेते हैं, फालतू में लेक्चर पढ़ाओ। समझा? डीपीएससी क्या है? डीपीएससी संविधान के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ आदर्श हैं, जिनके बेसिस पर राज्य को कानून बनाना चाहिए। राज्य इफर्ट कर रहा होगा, राज्य प्रयासरत होगा कि ये जो कुछ डीपीएससी हमें दिए हुए हैं 36 से 51, इनका उपयोग करके हम कुछ कानून बना दें। समझ रहे? मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ बना दिया प्रसूतियों के लिए, समझ रहे? मनरेगा बना दिया सबके लिए, इक्वल वेजेस, एक बराबरी का कानून ले आए कि सबको एक तरह का वेतन मिलेगा, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, एक काम के लिए एक वेतन। मेरी बात सुनाई? लगातार इनका उपयोग करके यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ राज्य बना दिए। कौन सा अंतिम राज्य बनाया है? असम। समझ आ रहे? तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात में, इसमें लगातार प्रयास की जरूरत है। किसमें? डीपीएसपी में। समझ आ रहे? डीपीएसपी को धरातल पे लाने के लिए लगातार राज्य, लगातार सरकार प्रयासरत रहेगी, कुछ ना कुछ कानून बनाएगी, उसमें फेरबदल करेगी, फिर फेरबदल करेगी, और फिर डीपीएसपी को किसी तरह के कानून के रूप में, योजना के रूप में लाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में भारतीय समाज के, भारतीय लोगों के लक्ष्य है, आदर्श है, धारणाएं। मेरी बात में कुछ मूल्य है, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, बौद्धिक, कुछ लोग गांधीवादी विचारों से प्रेरित है, कुछ समाजवादी विचारों से प्रेरित है, कुछ उदारवादी विचारों से प्रेरित है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। समान तौर पर उदारवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा अलग अलग, पता ही है ना? आगे चलकर एक साम्यवादी में बदल जाता है, और एक जो उदारवादी है वो कैपिटलिज्म, समझते ना, पूंजीवादी में बदलता है। पढ़ा तुम लोगों ने थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, सुन लो, बस ध्यान सुन लो, ठीक है? तो सामान्य तौर पर दोनों अलग विचारधारा है, लेकिन दोनों तरह की विचारधारा कहां पर आरोपित है, कहां पर प्रत्यारोपित है? डीपीएसपी में। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई समाजवादी सरकार आती है जिसे लगता है कि हमारे ये लक्ष्य है, जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरणा लेगी, जो कि डीपीएसपी में दिए हुए हैं, और उन्हें फलीभूत करने का प्रयास करेगी। समझ आ रहे? उन्हें अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ वेस्ट करेगी, उन्हें अमल में लाने के लिए कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाएं, कुछ कानून, कुछ संकल्प लेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और वही कोई योजना, कोई पूंजीवादी सरकार आ जाए, पूंजीवादी में उदारवादी सरकार आ जाए, समझे? तो उदारवादी विचारों से प्रेरित रहेगी। क्या मेरी बात समझ रही है? कोई ऐसी भी सरकार आ सकती है, कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आ सकता है गांधीवादी हो, तो गांधीवादी विचारों को पिक करेगा। कहां से पिक कर रहा है? डीपीएसपी से। मेरी बात समझ? तो इसमें रोज तुम्हें क्या करना है? इफर्ट करना है।
डीपीएसपी क्या है? जो आपसे मांगता है कि आप इस पर कार्य करो। क्यों मांगता है? क्योंकि इसके अनुसार लोग यही चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि यह लोगों का लक्ष्य है, उतने लोगों के आदर्श नहीं थे, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी, और उसके बाद संविधान लिखने के दौरान लोगों ने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और वो लक्ष्य साफ तौर पर डीपीएसपी में परिलक्षित प्रदर्शित होते हैं। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट इसके आधार पर कानून बनाएगी तो उसे फायदा होगा। नहीं कानून बनाए तो कुछ कर लोगे, इस दिए को पानी नहीं दिया तो कुछ कर लोगे, बस ज्यादा में क्या होगा, दिया सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ? लेकिन फिर भी लगातार सरकार का प्रयास है कि इसे पानी से फलीभूत करे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। हालांकि मेरा पास नहीं है, तुमने उसे पढ़ लिया पहले से ही, मूलभूत अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में कल हमने पढ़ा होगा आप लोग। मौलिक अधिकार कैसे है? लगे हुए पेड़ है, ऐसे जाके धक्का मारोगे नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि लिखा हुआ है संविधान में, संविधान गारंटी दे रहा है इस बात की। संविधान क्या है? संविधान है ही गारंटी इस बात की कि मूलभूत अधिकार तुमसे नहीं लिए जाएंगे, और अगर बाई चांस लिए जा रहे हैं तो ऐसे राज्य को, ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे प्रेसिडेंट को, ऐसे किसी भी बॉडी को तुम लाकर कटघरे में खड़ा कर देना। इतना शक्तिशाली बना रहा है देश के लोगों को कि प्रधानमंत्री को, सरकार को, राज्य को, किसी को भी तुम लाकर कटघरे में खड़ा कर सकते हो कि भाई हमारे मूलभूत अधिकार कहां चलेंगे? राष्ट्रपति जी, आपकी गाड़ी जा रही थी, हमारी एम्बुलेंस का रास्ता रुक गया, हमारे जान चली गई, मुझे कैसे लगे समझ, लेकिन किसी और की जान चली गई, हमारे जानने वाले की। समझ आ रहे? तो हमारे जीवन जीने का अधिकार, आपके जाने का अधिकार थोड़ा है। आप जवाब दीजिए, आप राष्ट्रपति होंगे, आप प्रधानमंत्री होंगे, आप जवाब मांग सकते हो। समझ आ रहे? आप जवाब मांग सकते हो कि जीवन जीने का अधिकार हमें मिलता है कौन से आर्टिकल से? उसके पहले जीवन नहीं जी रहे, क्या अधिकार क्या कभी जी रहे हो? अरे अधिकार तो है ही तुम्हें, ये गारंटी दे रहा है इस अधिकार। तुम्हें बहुत सारी चीज का है ना। तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, समझ आ रहा है, जैसा मन करे वैसा ड्रेस पहन रहे हो। मेरी बात समझ? अरे बोलो, अधिकार बहुत सारी चीजों का है ना, जो मन करे वो खा रहे हो। तुम्हारा मन है मोमोज खाने का, तुम मोमोज में पकौड़ी करके खा रहे हो, समझा? पकौड़ी में मोमोज और चटनी लगा खा रहे हो, जो मन करे वो कर रहे हो तुम। कोई रोकने वाला है? नहीं है, पूरी जिम्मेदारी तुम्हें करने की। समझा? जहां पर राज्य ने कोई नियम बनाया कि आज से ये तले हुए मोमोज नहीं बिकेंगे मार्केट में, क्या मेरी बात क्लियर है? जहां पर राज्य ने कोई नियम बनाया कि आज से बड़ा पाव के अंदर चाउमीन रखना बंद, क्या मेरी बात क्लियर है? वहां तुम लाइन में पहुंच जाओगे, बोलोगे हमारे जीवन जिनका हमें सांस नहीं आ रही, हमें ये वाला बड़ा पाव खाए बिना हमारी जिंदगी नहीं। समझ आ रहा है मेरी बात? तुम लड़ जाओगे इस बात, छोटी सी बात पे, सर जी छोटी सी बात पर लड़ जाओगे सरकार को जितना पड़ेगा। मेरी बात समझ? क्योंकि तुम्हारे जीवन जीने की स्वतंत्रता, समझा? ये पहले से ही इस्टेब्लिश्ड पेड़ है, ये पहले से ही इस्टेब्लिश्ड पेड़ है, जिसे राज्य जानबूझ के नहीं छेड़ेगा। राज्य पागल होकर छेड़ेगा, राज्य खुद ही दूर रहेगा, कह हमारा जीवन नरक कर देंगे। हल्का सा हुआ, बच्चे लोगों जंतर मंतर पहुंच गए। मेरी बात समझ? राज्य का जीवन नरक कर दिया है। 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, बात समझ? देखो माफीनामा हो चुका है सोनम वांगचुक को करवा चौथ की तरह से, जैसे पति लोग जाकर रथ तोड़वाते हैं पत्नियों का, जैसे करवा चौथ या तीज पर रथ तोड़ा है आरती वारती लेकर, वैसे मंत्री लोग पहुंच गए सोनम वांगचुक का व्रत तोड़वा लो, कर भैया नहीं खाइए भैया, अरे कम खा लेंगे। मेरी बात समझ? ऐसे पहुंच जाता है, क्यों पहुंच गया भाई? क्या रीजन है? जीवन जीने का अधिकार, फेयर एग्जामिनेशन हो, ये तुम्हारा अधिकार है, और इस बात को तुम न्यायालय में और आवेदन कर सकते हो। तुमको गलत नहीं कहते अगर ऐसा कर रहा है बच्चे को,
अगर जब तक वो संवैधानिक पद्धति को इस्तेमाल करे। मेरी बात सुन भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बहुत चिंता की बात है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, समझ आ रहा है कि पहले से ही इस्टेब्लिश है, सरकार खुद ही कोशिश करती है, फेल हो जाती है बात अलग है, लेकिन सरकार खुद ही बेस्ट वो लगाई रहेगी, यहां चेक करेगी, वहां चेक करेगी, कान के पीछे चेक करेगी, है ना, उंगली के पीछे में चेक करेगी, हर जगह चेक करेगी कि कहीं किसी का चिट जो है वो तुम लेके ना पहुंच जाए। मेरी बात सुन रहे? क्योंकि अगर कोई लेके पहुंचेगा, बाकी लोग का अधिकार से मिलेगा, बाकी हमारे खोपड़ी पर तांडव करेंगे कि हमारा जीवन जीने का अधिकार चला गया, हमारा जीवन जीने का अधिकार चला गया। तो सरकार खुद ही कोशिश करती है कि तुम्हारा ये कम ना हो, सरकार खुद ही कोशिश करती है कि इस पेड़ को काटने की जरूरत ना पड़े। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कि बस फंडामेंटल राइट्स पहले से स्टैब्लिश्ड है। मेरी बात नहीं, राज्य उनसे दूरी बनाता है, राज्य का ये कर्तव्य है भैया गलती से छू ना ले, ऐसा कोई काम गलती से ना कर दे जिससे किसी भी तरह से किसी भी तरह के लोगों का, है ना, मूलभूत अधिकार जो है उसकी वो कम हो जाए या उसका हरण हो जाए। क्योंकि हमारे द्वारा उठाया गया कोई भी कानूनी व्यवहार, कोई भी कानून, समझे, कोई भी कानून या कोई भी योजना या कोई भी चीज, कोई भी स्टेप अगर किसी भी तरह के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो सब चढ़ जाएंगे यहां गले पर, सांस लेंगे, संसद से गाड़ी लेके पीछे से निकलना पड़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रहे? इतना मूलभूत अधिकारों की वैल्यू है, तुम समझो, उसकी वैल्यू है, उसलिए लड़ाई होती है, समझ आ रहे? उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा, बाकी चीजें नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते कि हम न्यूक्लियर वेपन कब इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों नहीं कर रहे? तुम नहीं कर सकते हम चाइना से कैसे रिलेशन रखेंगे, समझ आ रहे? तालिबान को हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, अच्छे रिलेशन से खा लेंगे, तुम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों पर तुम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ? गगनयान कब छोड़ेंगे, लेट हो रहा है, जनसंख्या नहीं, है ना, बहुत सारी चीजें दुनिया में, लेकिन इन चीजों को नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें मूलभूत अधिकार के दायरे में आती है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? खटिया खड़ी कर सकते हो। समझे? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? ये दिए ही इसलिए गए हैं ताकि तुम राज्य के खिलाफ लड़ सको, इसे देने का पीछे उद्देश्य ही था, समझ रहे हो ना, कि आम इंसानों को इतनी शक्ति प्रोवाइड करना कि कल को राज्य इन पर हावी होने की कोशिश करे, सरकार इन पर, समझ रहे हो ना, हावी होने की कोशिश करे, इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करे, इन पर अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश करे तो लड़ जाए, समझा? और उस लड़ाई में शायद कौन लेगा? न्यायालय। न्यायालय ऐसा लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट देगा साथ लड़ाई में, 32 में लिखा हुआ है। समझ? क्या सुप्रीम कोर्ट दरवाजे बंद कर सकता है कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ आए हो? अरे यार यही गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या बात कर रहे हो, गवर्नमेंट खिलाफ हम नहीं पैसे के खिलाफ जाना पड़ेगा। समझ? उसी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होगा, उसी पीएम की रिकमेंडेशन पे प्रैक्टिस आने पर मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए होंगे, लेकिन जाना पड़ेगा उसी पीएम और प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसी सरकार के खिलाफ। उसी सरकार से पैसा मिल रहा होगा, उसी सरकार से छुट्टियां मिल रही हैं, लेकिन उसी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा। और क्यों जाना पड़ेगा पता है? क्योंकि ये भी तुम्हारा मूलभूत अधिकार है, अनुच्छेद 32। समझ आ रहा है? तुम अपने लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ सकते हो, ये भी तुम्हारा मूलभूत अधिकार है, यानी कि ये भी मना नहीं कर सकता वो। मेरी बात सुन रहे? अगर मूलभूत अधिकारों की बाकी चीजें मना कर सकता है तो क्या देगा? हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है, लेकिन इस बारे में बात आ जाएगी तो मना नहीं कर सकता है, उसे लेना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा अधिकार है। समझा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि है कौन? है कौन? संविधान। और संविधान में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करेगा। क्या बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ठीक है, तो एफआर की बात है, डीपीएसपी की बात करें, कैसा मैंने बताया? डीपीएसपी बहुत सारी चीज दी है ना, राज्य की कोशिश करनी है। देखो ये नकारात्मक है, समझ रहे हो ना? ये नकारात्मक किस तरह में है? तो राज्य के लिए नकारात्मक है, राज्य की सीमा तय कर रहे हैं, राज्य यहीं तक रहेगा, ऐसे ही चला जाएगा, तुम्हारी बाउंड्री के अंदर नहीं जाएगा। समझो? हाँ, पटरी पे रहेगा एकदम राज्य। समझो? कौन सीमा तय कर रहा है? मूलभूत अधिकार। ये पटरी जो है तो ऐसी नहीं जाएगी कि तुम्हारे मूलभूत अधिकार उसके नीचे आ जाए,
क्या मुद्दा क्लियर है? तुम्हारे मूलभूत अधिकार संरक्षित रहेंगे, यानी कि राज्य नकारात्मक रूप से कंट्रोल किया जा रहा है। समझ आए? इसीलिए यह राज्य के ऊपर बाइंडिंग है। समझ रहे हो ना? राज्य की लिमिट, राज्य की सीमा रेखा तय कर रहे हैं कौन? मूलभूत अधिकार कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी ही रहेगी, इतनी ही है, इसके ऊपर मत कर देना कि अपना बढ़ाते गए, है ना? और आदमी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो ले ली अपने कानून को बनाने के चक्कर में और अपने योजनाएं लाने के चक्कर में। आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, मूलभूत अधिकार को छीन नहीं सकते। मेरी बात सुन रहे? तो यानी कि ये राज्य के ऊपर नकारात्मक संदेश है, ये राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर नकारात्मक प्रभाव रखते हैं, उन्हें बढ़ने का मौका नहीं दे रहे। तुम इतना ही ग्रो करोगे बेटा, समय इससे ऊपर नहीं ग्रो करोगे। लेकिन इस समय क्या है? इसमें थोड़ा सा उल्टा है। राज्य को आदेश दे रहा है कि चाहे तो एकल नागरिक संहिता ले आओ। मेरी बात सुनाई? चाहे तो ऐसा कर लो, चाहे तो वन जीव को संरक्षित कर लो। दादाजी देखो घर में, दादाजी या दादाजी की भी दादाजी पर दादाजी 90 साल के 95 साल के हो गए, फिजिकली तुमसे कमजोर हो गए, सपोज, या दादी या नानी जो भी है फिजिकली तुमसे कमजोर हो गए, है ना? मेरी बात समझ? तुम अपना कमा खा रहे हो बेटा, तो तुम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो, शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो, जो मन करे वो करोगे। लेकिन कभी कभी वो निर्देश देंगे, क्या बोलेंगे कि ऐसा है रात के 8 बजे के अंदर अंदर आ जाया करोगे। समझ? अब ये चीज तुम नहीं मानोगे तो वो तुम्हें तो फिजिकली कुछ नहीं करेंगे दादा। समझ? लेकिन क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं 2-4 बात। क्या मेरी बात क्लियर है? और कुछ नहीं करते, लेकिन 4 बात सुनाएंगे, नैतिक दबाव में लाएंगे कि क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं चल रही है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा? कहीं लग जाएगा, अगले दिमाग की शरीर पर लगा रहेगा, खुर्चा रहेगा, क्या है? नहीं रहेगा ना, लगा नहीं है वो। नैतिक दबाव तुम फील करोगे कि यार लेट हो गया, दिमाग पूरा दिमाग ही खा गया मेरा, अब कैसे आगे पहुंच जाएंगे। बात सुन रही? नैतिक दबाव, ये वही दादाजी है डीपीएसपी। मेरी बात सुनाई? जो लगातार निर्देश दे रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और अच्छा नहीं होता कभी कभी। बोलते ना घर में वृद्ध लोग होने चाहिए, समझ आ रहे? वो इंडिकेशन, उसका इंस्ट्रक्शन पता होता है कि हाँ उन्होंने दुनिया देखी है, बहुत अच्छी चीजें देखी है। समझो, आप उनकी बात मानोगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका ही नाम होगा, है ना? कि आप बात मानते हो। तो ठीक उसी तरह से राज्य के लिए वो निर्देश है जो राज्य के ऊपर संविधान निर्माता दादाजी लोग दे रहे हैं। अगर नहीं मानोगे तो अम्बेडकर ये नहीं कहते तार ले लेंगे और डंडा लेके दौड़ा देंगे, कहा नहीं मान रहे लिखे गए हैं। मेरी बात सुन रही? अम्बेडकर जी तार लेने वाले नहीं है, लेकिन बोल के गए, इसमें नैतिक दबाव है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, ठीक है? तो ये पॉजिटिव एप्लीकेशन है, ये सकारात्मक कार्य, ये करेगा राज्य, है ना? मेरी बात सुन रही? इसे राज्य करने की कोशिश करेगा, नई चीजें निकालेगा, नई योजनाएं निकालेगा, नई परियोजनाएं निकालेगा, नए स्टेप्स लेगा, ताकि ये किसी का आनंद है। ये सकारात्मक रूप से, और राज्य इनसे इन्हें छेड़ने जाएगा नहीं, इसे दूरी बनाए रखेगा। मैं कह रहा भैया इसे ना छोड़ देना, कोई भी योजना बनाओ ये ना टच हो जाए, जहां ये टच हो जाए हमारा दिमाग खराब कर देंगे। मेरी बात सुने? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस यही अंतर है मुख्यतः एफआर और डीपीएसपी। देखो समझो मेरी बात में क्या बता रहा हूं, और भी समझते हो और डीपीएस कैसे? आप अपने माता पिता के लिए सपोज नीतू जी बन गई, क्या बना देना? आईएएस ही बना देना, इससे कम क्या बनाएंगे? नीतू जी बन गई आईएएस अधिकारी, अरे उठाओ सर उठाओ, आईएएस के बारे में सोच में नहीं आता। सुनो, नीतू जी बन गई आईएएस अधिकारी, ठीक है? आज के 10 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद 10 साल बाद जो बनी, अगर नॉर्थ का नहीं बनेगा ना, ऐसे ना बोलो अगले साल बन गई, इस साल दिए फिर। अच्छा ठीक है, लेकिन सपोज आईएएस अधिकारी 5 साल में बन गई, बहुत अच्छी बैंकर बन गई, अब इनके पास पैसा भी है, सामर्थ्य भी है, सब कुछ है, समझा? अब ये अपने माता पिता को क्या देंगी? ऑप्शन ए इज्जत, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी पूरा सुन दे दिया करो,
कार नहीं देगी उसे जिंदगी हारे लगा अपना उससे पैदल जाएगी, ठीक है ना? ऐसे थोड़ा ना करेगी, आराम सुविधा भी देगी अपने परिवार को, समझना? और एक दोनों चीज देगी ना, अरे बोलो, रेस्पेक्ट भी देगी यानी आदर भी देगी, और कंफर्ट यानी कि सुविधा भी देगी। अरे बोलो, यही तो ना, इज्जत भी देनी चाहिए। आयुष बनने के बाद बोलिए आपने मेरी बहुत मदद की, बहुत सहायता किया, बहुत पढ़ा लिखा, हेल्प की वगैरह वगैरह, है ना? इज्जत भी देगी, सुविधा भी देगी, ये कार मुझे मिली है, आप लोग ले जाइए, आप घर पे ले जाइए, है ना? ये बंगला मुझे मिला है, इससे आप लोग आराम करिए, मेरी बात सुनाई, सुविधाएं भी देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अगर आईएएस बाई चांस नहीं बन पाया, बाई चांस, या इनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, किसी गरीब देश में आईएएस बन गई है, सुविधाएं कुछ है नहीं, काम ज्यादा है, समझा? नीचे बिछा के सोना पड़ रहा है देश हित में, समझा? और रोज सुबह 6 बजे पहुंच जाना है और रात के 12 बजे तक काम कर रहा है देश हित में, किसी गरीब देश में आईएएस बन गई है। अब क्या होगा? अब मम्मी पापा को सुविधा दे पाएंगी, लेकिन कम से कम अभी भी क्या दे सकती है? इज्जत या आदत भी यही सकती है। मेरी बात सुन रही? तो बहुत सिंपल सी बात है, सुविधाएं हम तब देते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जब हमारे पास संसाधन होते हैं, लेकिन इज्जत हम हमेशा देते हैं अपने से बड़ों की, अपने से अपने मम्मी पापा की। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, बस वही अंतर है एफआर और डीपीएसपी में। एफआर क्या है? इसमें इज्जत हमेशा से आपको मिली हुई है, आदर, समझ में आ रहा है? डीपीएसपी क्या है? जब राज्य के पास, देखो जरूरी दोनों है, ऐसा ना करने की जरूरी नहीं है। अगर वो रिसोर्सफुल है तो केवल इज्जत की काम चला ले, जब ये कर सकती है हेल्प, जब अच्छा कर सकती है, सुविधा दे सकती है, नहीं आओगे तो बोलेंगे नहीं नहीं देंगे, बस इज्जत दे लो, बस ऐसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो चीजें, दोनों चीजें जरूरी है, मम्मी पापा दोनों के योग्य है, आदर के भी और सुविधा के भी, समझो? लेकिन आदर हमें करना ही करना है, बड़े ही हम रिसोर्सफुल रहे चाहे ना रहे, संसाधन मुक्त रहे या संसाधन युक्त रहे, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, मेरी बात सुन भाई। लेकिन डीपीएसपी क्या होगा? संसाधन होगा उस तरह से, अगर राज्य के पास संसाधन है, अगर राज्य के पास संसाधन है, वो कानून बना सकता है तो उसे बनाना चाहिए, अगर नहीं बना सकता है तो ये तो देना ही चाहिए कम से कम। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एफआर यानी कि हमेशा और हमेशा मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि लोग डीपीएसपी के योग्य नहीं है भाई। एकल नागरिकता, एकल समान जो संहिता है, समान नागरिक संहिता जो है, वो होनी ही होनी चाहिए, देश के सभी लोग बराबर रहे, समझा? आर्थिक या किसी भी तरह से पिछड़े जो लोग हैं, उनके लिए राज्य को कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही करना चाहिए। मेरी बात सुन रहे? कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो करना ही करना चाहिए, समझ में आ रहा है? भाई महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिए, बालकों के लिए कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिए राज्य को, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति राज्य का मकसद होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? ग्राम स्वराज की स्थापना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, समझ में आ रहा है? होना ही होना चाहिए, होना ही चाहिए, ताकि लोगों तक सरकार पहुंचे। कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन होना ही होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सुन रही? लेकिन अगर बाई चांस रिसोर्स नहीं है, मेरी बात सुन रही? जिस समय इंडिया आजाद हुआ उस समय हमारे पास संसाधनों की कमी थी, तो शायद ये वो लक्ष्य है जो कि पूरे करने में जो रिसोर्सेज लगते, उनके लिए इंडिया तैयार अभी नहीं था, आर्थिक रूप से, विधिक रूप से तैयार नहीं थे। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन रही? इसका मतलब ये नहीं कि डीपीएसपी के योग्य नहीं है, डीपीएसपी और एफआर इसीलिए लगभग बराबर है, समझ आ रहा है? डीपीएसपी और एफआर जो है इसीलिए लगभग बराबर है, क्योंकि आप इसके भी योग्य है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। मेरी बात में जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? और ये भी कुछ बात, जैसे पहले बताया गया, समय बताया गया था, एफआर जो है वो किस लिए है? लिखते हैं ऐसे, राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का यंत्र।
और डीपीएसपी में क्या लिखते हैं? सामाजिक आर्थिक, है ना, आर्थिक सामाजिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा की संकल्पना के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जरूरत किसकी है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की या राजनीतिक लोकतंत्र की? अच्छा, राजनीतिक की नहीं है। जरूरत किसकी है? जरूरत दोनों की है। मेरी बात सुन रहे? जरूरत जो है वो दोनों की है, लेकिन आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र लाने में हो सकता है जो रिसोर्सेज लग रहे होते सरकार के वो ज्यादा खर्चीले होते। मेरी बात नहीं? और उस समय की सरकार शायद उसके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए लक्ष्यों के रूप में इन्हें निर्धारित करके छोड़ दिया गया। जबकि राजनीतिक लोकतंत्र हर देश के लोग बराबर रहे, देश के लोग अपने स्टेट से, अपने राज्य से ना डरे, देश के लोग सरकार से ना डरे, सरकार की मनमानी ना चले। भाई इसे राजनीतिक लोकतंत्र क्यों बोलते? क्या कारण है? एफआर को यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार को, मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का यंत्र क्यों बोला गया? कोई कारण बताओ सूरज। चुनने का अधिकार तो 1926 में दिया हुआ है, जो कि मूलभूत अधिकार में नहीं दिया हुआ है। और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे करते हैं पता है? ये इंडिविजुअल को या व्यक्तियों को शक्तिशाली बना रहे हैं, और जब व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो सरकार उससे डरेगी, उसके अनुसार काम करेगी, समझ आ रहा है? उसके अधिकारों का हनन नहीं करेगी, उसकी पावर्स का, उसकी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर लेगी, उसकी शक्तियों को अपने पास नहीं रख लेगी। तो जब व्यक्ति शक्तिशाली होगा, समझ आ रहा है? तो कैसा लोकतंत्र आएगा? राजनीतिक लोकतंत्र, क्योंकि व्यक्ति ही राजनीतिक इकाई है। वो शक्तिशाली होगा, राज्य को चुनौती देगा। मेरी बात सुन रहे? अरे बोलो, राजनीतिक लोकतंत्र है क्या? समझो मेरी बात। जितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा उतना वो कम राज्य से डरेगा, और जितना कम वो राज्य से डरेगा उतना ही राजनीतिक लोकतंत्र आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? वो राज्य से डरेगा नहीं, संसद में डरेगा, प्रधानमंत्री से डरेगा, किसी से डरेगा, वो लॉज के अकॉर्डिंग रहेगा। मेरी बात सुना रही है? तो इसीलिए एफआर क्या बोला गया? राजनीतिक लोकतंत्र का साधन। समझ आ रहे? जबकि ये क्या, इसमें वो चीजें दी है, समाज में बराबरी लानी है, आर्थिक बराबरी लानी है, आय का अवसर समान होना है, आर्थिक लोग से जो पिछड़े हुए हैं उन्हें बराबरी पे लाना है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को जो पिछड़े लोग हैं उन्हें बराबरी पे लाना है, महिलाओं ने जो पिछड़ा कर उसे दूर करना है ना? बालकों की पढ़ाई नहीं हो रही उस पर ध्यान देना है। मेरी बात समझ? तो ये किस तरह के लोकतंत्र की संकल्पना करता है? सामाजिक आर्थिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये अंतर है दोनों में, ये 3-4 मैंने बताए। एक तो पहला क्या है कि फंडामेंटल राइट जो वो नकारात्मक है, किसके लिए? व्यक्ति के लिए या राज्य के लिए? हमारे तो अच्छा है ना, तुम्हारी सकारात्मक है, राज्य के लिए नकारात्मक है। डीपीएसपी क्या है? राज्य के लिए सकारात्मक, हमारे लिए कुछ नहीं। डीपीएसपी राज्य के लिए क्या है? सकारात्मक। मेरी बात समझ? खुद को तो नहीं है ना? इसके अलावा एक और बात कि फंडामेंटल राइट, क्योंकि राज्य इन्हें ज्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकता है, ज्यादा छू नहीं सकता है ना? ये जैसे हैं वैसे बने रहें, इसकी कोशिश की जाती है। भाई फंडामेंटल राइट आपसे ऐसे ही ले लेगी गवर्नमेंट, नहीं ले पाएगी। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स किसका पार्ट है? मूल ढांचे का पार्ट है, पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में दिया हुआ। थोड़ा सा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे कर रहेंगे, परेशान मत। इधर समझ आया? मेरी बात समझ? ठीक है, लेकिन एफआर जो है ऊपर से छू नहीं सकते, यानी कि स्टैटिक है, यानी स्थायी है कुछ हद तक, इसके अंदर एक स्थायित्व है, समय स्थायीपन है। लेकिन ये डीपीएसपी ये कैसा होना चाहिए? क्या लगातार राज्य अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है? क्या पुराने लक्ष्य पूरे हो गए तो क्या अब नए लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें से कुछ चीजें निकालेंगे, अप्लाई करेंगे, कुछ लॉज बनाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे ताकि अप्लाई हो, ताकि इन पर योजनाएं बने। ये राज्य के लिए नीतियों को समझो ना, नीतियों की दिशा दिखाने वाली यंत्र है ना, समझ रहे हो ना?
राज्य के गोल्स को दिखा रही है कि राज्य की संकल्पना इस लेखन कि आप ये बनाओ। तो ये ज्यादा डायनेमिक है, लगातार बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एफआर स्थायी है, बीपीएसपी अस्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। समझ आया? अस्थायी की विरोधा बोल दोगे, है ना? मेरी बात समझ आई? इसके अलावा जैसे बताया दोनों ही जरूरतें हैं, नागरिकों की जरूरतें दोनों ही, लेकिन इसकी गारंटी है और उसकी गारंटी नहीं है। समझ आ रहा है? अरे बोलो, ठीक है? चलो, कुछ क्लियर हुआ कि सब दिक्कत में चला गया? सब क्लियर हो गया? 4 बज गए, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, है ना? चलो, कुछ लिखवाया नहीं मैंने आज? कुछ लिखा तुम लोगों ने अपने आप से? अपने आप से तो क्या ही लिखते तुम लोग? नहीं लिखते हो ना? कुछ लिखा नहीं करो।